कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, चलिए कर लेते हैं फटाफट। एनसीईआरटी फ्रॉम ग्रेविटेशन, वेटेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, you can shield a charge from electrical forces by putting it inside the hollow conductor. Can you shield a body from the gravitational influence by nearby matter by putting it inside the hollow sphere or by some other means? No, gravitational shielding is not possible. लिख लीजिए कॉपीज में, no gravitational shielding is not possible। कि सर gravitational shielding possible नहीं होती। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं एक मास है m और ये एक मास है कैपिटल M, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके ऊपर Gmm अपॉन r स्क्वायर, इट इज ओके। ये बोल रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसको हम एक स्फीयर के सेंटर पे रख दें तो क्या ये वाला मास इससे अट्रैक्टेड ना हो? इज इट एवर पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसको अगर हम स्फीयर के अंदर रख दें तो इस वाले मास को इस वाले मास से अट्रैक्शन ना हो, ये ग्रेविटेशनली शील्ड हो जाए, ये ग्रेविटेशनली क्या हो जाए? शील्ड। तो बच्चे लोग ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं होती है, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है, चार्जेस की शील्डिंग होती है, बट ग्रेविटेशन शील्डिंग नहीं होती है। ग्रेविटेशनल शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना बच्चे लोग? ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल नहीं। An astronaut inside a small spaceship orbiting around the Earth cannot detect gravity. If the space station orbiting around the Earth has a large size, can he hope to detect the gravity? कि अगर स्पेस स्टेशन बहुत ज्यादा बड़े साइज का बना दें तो क्या ग्रेविटी के अंदर हो सकता है? सर पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन फिर भी अगर सैटेलाइट स्पेस किसके बारे में लोग बात कर रहे हैं? एस्ट्रोनॉट इनसाइड द स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग द अर्थ, बच्चों लोग लिखो इसका आंसर, मैं बोल देता हूं आपको, लिखिए यस इफ द साइज ऑफ द स्पेसशिप, यस इफ द साइज ऑफ द स्पेसशिप if the size of the spaceship orbiting around the Earth is large enough, orbiting around the Earth is large enough, orbiting around the Earth is large enough, then astronaut inside the space station, astronaut inside the space station may detect the variation in the gravity, may detect the variation in the gravity। सर अगर स्पेस स्टेशन बड़े हो ना तो वो ग्रेविटी हो ना हो लेकिन वेरिएशन जरूर डिटेक्ट कर लेंगे। क्या डिटेक्ट कर लेंगे? वेरिएशन की, कहाँ ज्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है। लेकिन अगर ये सैटेलाइट होगा फ्री फॉल में तो फिर ग्रेविटी डिटेक्ट नहीं होगी, फिर तो जी जीरो ही होगी ना, वहां जी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज there exists a planet that went around the sun twice as fast as the earth। twice as fast का मतलब जल्दी जल्दी चक्कर काट लिया, तो मतलब टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट is 1/2 the time period of the earth। जरा एक बार पढ़ के देखिए, यही मीनिंग है क्या? time period of the planet is 1/2 the time period of the earth। suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as the earth, अर्थ से जल्दी जल्दी चक्कर काट लिया, ट्वाइस फास्ट, तो टाइम पीरियड तो आधा ही लगेगा ना उसका। तो टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और आपको मालूम है क्या t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ होता है? इसका मतलब tp अपॉन te द होल स्क्वायर
is equal to radius of the orbit of the planet upon radius of the orbit of the earth का whole cube. चेक कीजिए समझ में आया कि नहीं आया अभी. अगर आप चाहें इसको कैलकुलेट करना तो ऐसे भी कर सकते हैं. t square is equal to k r cube. k is the constant of proportionality. अब एक बार प्लैनेट के लिए ले लूंगा तो प्लैनेट के लिए हो जाएगा ऐसा और अर्थ के लिए हो जाएगा ऐसा. फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, के काट के यही आ जाएगा. अब टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अपॉन टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, वुड इट बी 1/2 और रेडियस ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो पूछा क्या उन्होंने, व्हाट वुड बी द ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू अर्थ, यानी आरपी पूछा है यार. तो अब आप ले लोगे 1/4 और वो भी इसका क्यूब रूट इंटू आर ई इज इक्वल टू आर. यानी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन 2 raised to the power 2/3 हो जाएगा. ये आंसर हो गया. रेडियस ऑफ द अर्थ को अगर 2 की पावर 2/3 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट आ जाएगी. रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. देखिए ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू द अर्थ. ऑर्बिटल साइज कितना होगा अर्थ के कंपैरेटिवली, उनका ऑर्बिटल साइज कितना होगा. अर्थ का ऑर्बिटल साइज कितना है मालूम है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, आपको याद होगा. अरे ऐसे मत मुंडी हिलाओ, भूल गए कि एक बार बोला था मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज टेकन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो अगर जरूरत पड़ेगी तो आर ई की वैल्यू हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डाल सकते. If required, we can put the value of RE as 1 astronomical unit relation. 1 astronomical unit. ठीक है ना? 1 astronomical unit हम डाल सकते हैं RE की वैल्यू. If required. 8.9. Which of the following symptoms is or are likely to affect an astronaut in the space? Swollen feet, swollen face, headache, orientation problem. देखिए ओरिएंटेशन प्रॉब्लम तो होगी ही होगी. दूसरी बात, बॉडी का ना ब्लड का फ्लो सही नहीं होगा ना. अभी तक तो हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है ना हार्ट, ग्रेविटी के हिसाब से पंप करता है सारी चीजों को. लेकिन जब ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर मतलब वो एस्ट्रोनॉट्स के साथ में स्पेसशिप में, तो स्पेसशिप में पहुंचने पर तो वहां पे ग्रेविटी होगी, तो इसलिए हमारे ब्लड का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उधर पे नहीं हो पाएगा. तो उन्होंने बोला इसलिए खाली सोलन फीट नहीं, सोलन फेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है और ओरिएंटेशन प्रॉब्लम हो सकती है. सोलन फीट तो तब होगा ना कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा हो जाए. अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा तो ब्लड फ्लो उधर ज्यादा हो गया तो पैरों में सूजन आने लगेगी. समझ रहे हो ना सब लोग. लेकिन सोलन फेस ऊपर की तरफ ग्रेविटी की वजह से कम होना चाहिए, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी इज नॉट देयर. तो उन्होंने बोला क्या क्या चीज, swollen face, headache, orientation problem. तो इसका आंसर होना चाहिए swollen face, headache and orientation problem. Swollen face, headache and orientational problem. बोलो हो जाएगा क्या? तो चलो ये आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा ग्रेविटेशन से नाता टूट रहा है सर. वी आर अबाउट टू मूव आउट ऑफ द ग्रेविटेशन. न्यूमेरिकल्स थोड़े से जरा कॉन्फिडेंस दे दो बस मैं आपको न्यूमेरिकल्स, उसके बाद ग्रेविटेशन का काम करूं. चलिए, a rocket is fired from the earth towards the sun. At what distance from the earth's center the gravitation force on the rocket is 0? At what distance from the earth's center the gravitation force on the rocket will be 0? एक बार ट्राई कीजिए डायग्राम बनाइए प्लीज. कम ऑन. A rocket is fired from earth towards sun. देखिए ये हो गया अर्थ और ये हो गया सन. और मान लेता हूं सन से जब रॉकेट यहां जा रहा था ना, तो इस वाले पॉइंट पे x डिस्टेंस पर
उसका फोर्स 0। तो इस वाले पॉइंट पे जितना अर्थ का ट्रैक्शन होगा रॉकेट को उतना ही इसका ट्रैक्शन होगा सन का। तो डिस्टेंस माइनस एक्स बच गया होगा यहाँ पे d माइनस एक्स। इफ d इज द टोटल डिस्टेंस, इफ द टोटल डिस्टेंस इज d, तो इस वाले पॉइंट पर मैंने माना है ये पॉइंट P है। तो P पॉइंट पर ऐसा हुआ, if P पॉइंट पर ऐसा हुआ तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ भी x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया d माइनस एक्स, और यहां पर फोर्स कितना हो गया 0। फोर्स क्यों 0 होगा कि फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू सन हो जाएगा ना, तभी तो 0 होगा ना नेट फोर्स उसके ऊपर। जितना अट्रैक्शन इधर होगा उतनी अट्रैक्शन इधर होगा। अब g मास ऑफ द रॉकेट mass of the earth upon distance square is equal to g mass of the rocket mass of the sun divided by d minus x the whole square। तो g mass of the rocket, g mass of the rocket तो चली गया। mass of the earth देखिए दिया हुआ है क्या, 6 into 10 raised to 24 होता ही है। x मुझे मालूम नहीं है। mass of the sun कितना है, mass of the sun 2 into 10 raised to 30, और डिस्टेंस पूरा दिया हुआ है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ इज 1.5 into 10 raised to 11। ये सोल्व द वैल्यू ऑफ x। न्यूमेरिकल्स में आपको पार्टिसिपेट करना है, मुझे नहीं। यू नीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अगर आप फिर भी मुझसे चाह रहे हो उसको तो मैं कर देता हूं। 6 into 10 raised to 24 upon 2 into 10 raised to 30 is equal to x upon 1.5 into 10 raised to 11 minus x the whole square। बहुत लंबा हो जाएगा यार। ऐसा ठीक है ना। फिर इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट अपॉन 10 raised to 3 is equal to x upon क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13 14 13 14 how will you weigh the sun, it is that is estimate its mass, the mean orbital radius of the earth around the sun is 1.5 into 10 raised to 8 kilometers। मीन ऑर्बिटल रेडियस है हमारे पास में, तो आप बताइए कि आप अप्रोक्सीमेटली सन का मास कैसे निकालोगे। ये है सन और ये है अर्थ, ठीक है। तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा इसका। अर्थ का सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेंगे। अर्थ के अराउंड 1 ईयर का टाइम पीरियड है ना अर्थ का अराउंड सन टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर 365.25 डेज। तो देखिएगा P इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। P इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट gm बाई r। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन gm अपॉन r। तो यानी डेरिवेशन हो गया t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन gm। तो मास ऑफ द सन हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन gt स्क्वायर। हो जाएगा क्या 4 पाई स्क्वायर इट इज ओके। डिस्टेंस कितना है into time period of the earth 365.25 into 24 into 60 into 60 the whole square। कॉपी कर लीजिए। इतना मास ऑफ द सन होगा अप्रोक्सीमेटली केजीज में। मुझे बताना समझ में भी आया कि नहीं। A rocket is fired vertically with the speed of 5 km per second from the surface of the earth। How far from the earth does the rocket go before returning to earth?
बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ, कितनी दूर जाकर वापस आ जाएगा? सुनिएगा ध्यान से। मान लेता हूं कि वो जाएगा h हाइट तक, मान लेता हूं कितनी हाइट तक जाएगा? h हाइट तक। सब लोग देखना है, मान लेता हूं ये है अर्थ और यहां के रेडियस से h हाइट तक वो ऊपर गया, बीच में कोई डिस्टेंस है x डिस्टेंस पर dx और मास ऑफ द रॉकेट है m। तो कितना वर्क डन होगा बाहर जाने में? उसको बाहर वर्क डन जाने में होगा कितना? फोर्स इंटू dx, फोर्स की वैल्यू होगी gmm अपॉन x स्क्वायर dx और dw का इंटीग्रेशन gmm अपॉन x स्क्वायर इंटू dx और r से लेकर कहां तक जाना है? h तक। r से लेकर कहां तक जाना है? h तक। तो क्या वर्क डन की वैल्यू तो होगी w इज इक्वल टू gmm इंटू -1/x r टू h। तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि जो भी एनर्जी दोगे स्टार्टिंग में कौन क्या दोगे? उसको काइनेटिक एनर्जी दोगे। कम ऑन, कौन सी एनर्जी दोगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू g मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द रॉकेट इनटू -1/h -1/r। तो क्या mm गेट कैंसल्ड आउट? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gn ब्रैकेट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन h। तो v की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास में है, निकालना क्या है आपको? h का वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन gm, देखो v स्क्वायर अपॉन 2gm, v स्क्वायर अपॉन 2gm इज इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन h। तो 1 अपॉन h का वैल्यू हो गया 1 अपॉन r माइनस v स्क्वायर अपॉन 2gm। r की वैल्यू 1 अपॉन 6.4 into 10⁻⁶ minus velocity is 5000 the whole square 5000 क्यों? 5 किलोमीटर है ना, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 2 into 6.67 into 10⁻⁻11 into mass of the earth 6 into 10⁻24 into बस। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 1 अपॉन h की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इससे h की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। समझ गए ना? कॉपी कर लीजिए प्लीज फटाफट। यार ये न्यूमेरिकल्स को आपको आज ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाद में नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, मैं भी सिर्फ एक बहाना मात्र हूं आपको न्यूमेरिकल्स कराने का। न्यूमेरिकल्स बनेंगे तभी जब आप खुद पढ़ोगे न्यूमेरिकल, खुद करोगे, खुद फंसोगे, खुद निकलोगे, तभी बनेंगे न्यूमेरिकल्स। The escape speed of the projectile on the Earth's surface is 11.2, यानी escape velocity of the Earth कितना होता है? Escape velocity on Earth is 11.2 kilometers per second। ठीक है, फिर a body is projected out with thrice this speed। Oh my God, एक बॉडी थ्राइस स्पीड से प्रोजेक्ट होगी, v जो होगी ना वो थ्राइस ve होगी। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ? ओके, देखिए यहां से स्पीड हो गई v, लेकिन अवे फ्रॉम द अर्थ मान लेता हूं स्पीड होगी v डैश। अवे फ्रॉम द अर्थ स्पीड कितनी हो गई? v डैश। तो यार एक बात है, 1 अपॉन v 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर माइनस 1 upon 2 mv dash square, isn't it? 1 upon 2 mve square। अगर आप एस्केप वेलोसिटी से भेजते हो तो पूरी एनर्जी बीच में खर्च हो जाती है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने में जो एनर्जी यूज अप होती है वो होती है हाफ m into ve square। हाफ m into ve square is the amount of energy gets spent when the body is being launched, thrown from the surface of the earth to infinity। लेकिन आपने तो इतनी एनर्जी दे दी, उसमें से इतनी तो बची है अभी, तो
खर्च कितनी हुई होगी, इतनी खर्च हुई होगी, हाफ एम गेट कैंसिल आउट। v की वैल्यू कितनी है, 3ve है ना, तो ये हो जाएगा 9ve स्क्वायर माइनस दिस 8ve स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर, v डैश इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2ve। यानी जब वो अर्थ से काफी दूर चले जाएगा बॉडी, तो उसके पास में वेलोसिटी होगी 2 अंडर रूट 2ve, एस्केप वेलोसिटी का 2 रूट 2 टाइम्स, एस्केप वेलोसिटी का 2 रूट 2 टाइम्स। यानी अगर आप चाहें तो वैल्यू निकाल दीजिए, 2 इंटू 1.414 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी उस बॉडी के पास में होगी अगर वो अर्थ से बाहर निकल जाएगी तो। अर्थ के बाहर नहीं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगी। समझ में आया कुछ क्या अभी आपको? हम लोगों ने क्या बोला कि यहां से लेकर यहां तक जाने में जो एनर्जी यूज्ड अप होती है वो होती है हाफ एम वी ई स्क्वायर। VE मतलब एस्केप वेलोसिटी। तो इसका मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड अप, ये ओरिजिनल एनर्जी माइनस लेफ्ट एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो क्या बची हुई एनर्जी ये खर्च हो जाएगी रास्ते में, इसको हमने सॉल्व कर लिया और v डैश का वैल्यू आ गया है 2 अंडर रूट 2ve, v डैश का वैल्यू आ गया है 2 अंडर रूट 2ve। समझ में आया कि नहीं आया? बोल दो, इजी। v अंडर रूट मतलब 2 अंडर रूट 2ve। बस बच्चे लोग, अब बाकी इसके न्यूमेरिकल्स को आपको अपने आप करना है। 21 क्वेश्चंस हैं, काफी सारे मैंने करा दिए आपको, लेकिन इसके सारे सॉल्व एग्जांपल जरूर करने हैं। सॉल्व एग्जांपल अच्छे अच्छे होते हैं इसकी बुक में, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल्स भी सारे अच्छे अच्छे होते हैं और वो सारे करने कोई नहीं छोड़ना। ओके बच्चे लोग, ये हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, ये क्वेश्चन लिखिए, find the potential energy of the system of particles placed at the vertices of the square of side L. Find the potential energy of the system of 4 particles placed at the vertices of the side of the square L. ये अच्छा क्वेश्चन। देखिए कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी, सबके साइड्स हैं एल 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 एल, सब पर जगह पर एक एक मास रख देता हूं। 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ साइड, यहां पे भी मास है, यहां पे भी मास है, यहां पे भी मास है, यहां से भी मास है। तो आपको बताना है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का G m1 m2 बाई r, और वो नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होती है। तो इसके अंदर 6 एनर्जी होंगी यार। इसके अंदर कितनी एनर्जी होंगी? 6 एनर्जी। वो कौन कौन सी देखिएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी सी प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी डी प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी ए प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सी प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी डी। तो इसका मतलब G m m अपॉन एल स्क्वायर, ये तो होगी एक की 1 2 3 4, इसको इंटू 4 कर दो, प्लस G m m अपॉन ये डिस्टेंस तो √2l हो गया ना यार, ये अपॉन r होता है एल स्क्वायर अपॉन एल, तो ये हो जाएगा √2l। और इसको भी क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि इसका भी तो है ना, और बाहर क्या लगा देंगे? माइनस साइन। बाहर क्या लगा देंगे? माइनस साइन। अब बोलो बना कि नहीं? बन गया। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कॉपी कर लीजिएगा प्लीज। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है,
अच्छा एक चीज और पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट द सेंटर के पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है, माइनस जी एम बाई आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है, माइनस जी एम बाई आर। तो माइनस जी एम बाई आर का मतलब, फिर दोबारा से अगर मैं यही ले लू, एक स्क्वायर ले लेता हूं, यहां पे मास एम, यहां पे मास एम, यहां पे मास एम, यहां पे मास एम, और ये वाला डिस्टेंस ये तो होगा तो x मान लेता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और x की वैल्यू होगी अंडर रूट 2l बाई 2। समझ में आ रहा है ना, ये l, ये l, तो ये अंडर रूट 2l, और ये हो गया अंडर रूट 2l अपॉन 2, यहां से लेकर यहां। तो अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट सेंटर होगा माइनस जी एम अपॉन एक्स, इसकी वजह से। बट ऐसे ऐसे चार होंगे ना, ऐसे ऐसे कितने होंगे, चार। तो माइनस जी एम इंटू 4 अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट 2l बाई 2। अब जो भी कुछ होगा आंसर, माइनस 8 अपॉन रूट 2 जी एम अपॉन एल। पोटेंशियल एट द सेंटर चाहिए तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा माइनस 4 रूट 2 जी एम बाई एल। बेटा आ भी रहा है समझ में। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल्स की भी काफी कुछ प्रैक्टिस हो गई है। अब आपके लिए होमवर्क में आज के न्यूमेरिकल्स। बाय बाय।